Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we are commencing a new series of macroeconomics. In this series, we are focusing on second unit, which is money. In today's video, we will dive into the topic of barter system. If you want to see the first unit, national income and related aggregates, then you can see my previous videos and the playlist on the same channel, Mamta Goyal. So let's start. Second unit. सेकेंड यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसमें दो लेसन है, एक मनी होगा और दूसरा होगा बैंकिंग। मनी को भी मैंने 2 वीडियोज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है मनी क्या है, बार्टर सिस्टम, लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। एंड सेकेंड यूनिट्स में मैं बताऊंगी आपको मनी के बारे में, मनी एंड मनी सप्लाई एंड द फंक्शन ऑफ द मनी सप्लाई। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम पढ़ते हैं कि मनी क्या है। मनी मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या हुआ सबसे पहला इसका काम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसका, मनी का, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड देन मींस फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी क्या है, जो मनी का कार्य करे। मनी से हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस परचेज कर सकते हैं, यानी मनी देकर हम गुड्स और सर्विस को परचेज कर सकते हैं। और इसके तीन कार्य हो, एक तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी को देकर हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को ले सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, हम किसी भी वस्तु की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। मीन कि किसी भी वस्तु को कह सकते हैं 10 रुपए किलो है, या 20 रुपए किलो है, या 50 रुपए किलो है। अदरवाइज हम गुड्स के बदले में गुड्स खरीदते हैं तो इसको नहीं बता सकते हैं। स्टोर द वैल्यू, यानी हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, हम पैसे को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब हो गया फ्यूचर पेमेंट, और इसके द्वारा हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सिंपल रूप में ऐसे कह सकते हैं कि मनी वो है जो मनी का कार्य करे, या मनी को देकर हम सर्विस और गुड्स परचेज कर सकते हैं। अब क्या शुरू से ही मनी चलती आ रही है हमारी इकोनॉमी में? नहीं, मनी से पहले हमारी इकोनॉमी में था बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम क्या होता है? सिंपली बार्टर सिस्टम को कह सकते हैं हम एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को परचेज करना। यानी दो व्यक्ति हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। ए के पास जो गुड्स है वो बी को चाहिए, बी के पास जो गुड्स है वो ए को चाहिए, और ये दोनों अपने गुड्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी बार्टर सिस्टम वो सिस्टम हुआ जिसमें एक व्यक्ति अपने गुड्स के बदले में दूसरे से अपनी गुड्स को एक्सचेंज कर लेता है। यानी गुड्स टू गुड्स, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज, एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी को लेना। तो बार्टर एक्सचेंज रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स लेना। ए व्यक्ति हुआ, बी व्यक्ति हुआ, ए को वो वस्तु चाहिए थी जो बी के पास है, बी को वो वस्तु चाहिए थी जो ए के पास है। दोनों ने अपनी वस्तु को क्या किया, गुड्स को एक्सचेंज किया। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। An economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy। यानी एक इकोनॉमी जहां पर बार्टर होता है, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। यानी जिस इकोनॉमी में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, बार्टर इकोनॉमी। और इसको क्या क्या कहा जाता है, इस इकोनॉमी को, बार्टर इकोनॉमी को सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। सी का मीन हुआ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। सी किस लिए है, स्टैंड फॉर कॉमोडिटी। क्लियर? बार्टर एक्सचेंज क्या हुआ हमारा, एक कॉमोडिटी के बदले में दूसरी कॉमोडिटी को एक्सचेंज करना। दो व्यक्ति होने चाहिए उसमें, एक ए व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था आपका, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो बी को चाहिए, बी के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो ए को चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। यहाँ पर मनी का कोई रोल नहीं है। बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन दे एक्सिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। और बार्टर सिस्टम तभी वर्क करेगा जब डबल कोइंसिडेंस हो, यानी दोनों व्यक्तियों के पास दोनों व्यक्ति की जरूरत का समान हो। यानी राम और श्याम, जैसे दो व्यक्ति है, राम और श्याम, दो व्यक्ति हैं, राम के पास श्याम की जरूरत का सामान होना चाहिए और श्याम के पास राम की जरूरत का सामान होना चाहिए। यानी राम के पास यदि राइस है और श्याम के पास वीट है,
तो राम को किस चीज की नीड होनी चाहिए? व्हीट की। और श्याम को किस चीज की नीड होनी चाहिए? राइस की। यानी दोनों व्यक्ति के पास एक दूसरे की आवश्यकता का सामान होगा, तभी वो अपने गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज वो गुड्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे। सपोज आपने ए और बी, दूसरा एग्जाम्पल लिया, ए और बी। इसके पास क्या है? ए के पास राइस है और बी के पास सूज है। ए चाहता है कि मैं अपने राइस के बदले में सूज ले लूं, यहाँ आर लगा देते हैं राइस, यहाँ पे लगा देते हैं सूज। तो ए क्या चाहता है? राइस के बदले में सूज ले लूं। तो बट बी को क्या चाहिए? सूज के बदले में राइस नहीं चाहिए, व्हीट चाहिए। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं होगा। तो बार्टर सिस्टम कहाँ पॉसिबल होगा? जहां पर डबल कोइंसिडेंस होगा। डबल कोइंसिडेंस के मतलब दोनों व्यक्ति के पास एक दूसरे की नीड का सामान हो, गुड्स हो, कॉमोडिटी हो। Double coincidence of wants refer to the simultaneous fulfillment of mutual wants of the buyers and the sellers. Buyers की भी और सेलर्स की भी क्या हो? दोनों की वांट्स फुलफिल हो, पूरी हो, दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान हो। क्लियर? अब आती है इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज का मतलब है कौन कौन सी वो कमियां थी जिसके कारण बार्टर एक्सचेंज को हटना पड़ा और हमें मनी को इन्वेंट करना पड़ा। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज का मतलब वो कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण बार्टर एक्सचेंज को हटाकर हमें मनी को इन्वेंट करना पड़ा। मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज आज सबसे पहले था, फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यानी डबल कॉन्सिडेंस बॉन्ड्स की कमी होना। यानी जरूरी नहीं है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के पास एक दूसरे की जरूरत का सामान हो। यदि ए के पास राइस हो गए और बी के पास व्हीट हुआ, तो ए को क्या चाहिए? व्हीट। लेकिन बी को राइस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? डबल कोइंसिडेंस नहीं हो गया। बी चाहता है कि मैं व्हीट दे दूं, लेकिन उसके बदले में मुझे सूट चाहिए या बुक्स चाहिए बच्चों के लिए, तो वो यहाँ पर कोइंसिडेंस नहीं बनता है। यदि ए को व्हीट चाहिए होता, बी को राइस चाहिए होता, तो क्या होता? डबल कोइंसिडेंस हो जाता। लेकिन बी को व्हीट देने के बदले में क्या चाहिए थी? बुक्स चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। So barter system can work only when both buyers and sellers are ready to exchange each other goods. तो यदि ए और बी दोनों अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी होंगे, तभी बार्टर सिस्टम क्या होगा? काम कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। यानी यदि दोनों व्यक्ति अपने सामान को एक्सचेंज नहीं करेंगे तो क्या बार्टर सिस्टम वो करेगा? वर्क करेगा? नहीं करेगा। बार्टर सिस्टम कब वर्क करेगा? जब दोनों के पास दोनों की नीड का सामान होगा और दोनों ही रेडी होंगे अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन। ए बी से गुड्स एक्सचेंज करेगा कब? ए हैज व्हाट बी वांट्स। ए के पास वो है जो बी चाहता है, एंड बी हैज व्हाट आई ए वांट। और बी के पास वो वस्तु है जो ए चाहता है, और ए के पास वो वस्तु है जो बी चाहता है। However, such double coincidence is very rare. तो ऐसा कोइंसिडेंस अब बहुत मुश्किल है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आएगा आपका सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यानी हम किसी भी वस्तु को कैसे मेजर करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। किसी व्यक्ति के पास राइस है, किसी के पास क्या है? सॉल्ट। तो क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? नहीं। एक व्यक्ति के पास व्हीट है और एक के पास है गोल्ड, क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है? तो इन दोनों को किस वैल्यू से मेजर करें? यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि किस यूनिट से, किस टेक्निक से उसको मेजर किया जाए। ठीक है? इन द बार्टर सिस्टम ऑल कॉमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। सभी कॉमोडिटी इक्वल वैल्यू की नहीं है। राइस और सोल्ट इक्वल वैल्यू के नहीं है, दोनों कॉमोडिटी अलग अलग वैल्यू के हैं। व्हीट और गोल्ड भी। ऐसे बहुत सारी कॉमोडिटीज होती हैं जो इक्वल वैल्यूज की नहीं होती हैं। हमारी इकोनॉमी में तो बहुत सारी कॉमोडिटीज होती हैं। देयर इज नो कॉमन मेजर, कोई भी कॉमन यूनिट नहीं होती है उनके बीच में, ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशो कैन बी एक्सप्रेस, जिससे कि उसके रेशो को एक्सप्रेस किया जा सके। इसमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सभी वस्तुएं, जितनी भी हमारी इकोनॉमी में वस्तुएं हैं, सभी इक्वल वैल्यू की नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी वस्तु की वैल्यू को कैसे मेजर किया जाए। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ ए हैज व्हीट,
एंड बी हैज राइस। ए के पास क्या है, व्हीट है, बी के पास क्या है, राइस है। देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच व्हीट इज नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 kg ऑफ राइस, कि 1 kg राइस के बदले में कितने व्हीट दिए जाए। एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर, और इस कॉमन मेजर की कमी के कारण, एब्सेंस के कारण, द एक्सचेंज रेशो इज फिक्स्ड रैंडमली इन विच वन ऑफ द पार्टी जनरली सफर्ड। यानी कैसे मेजर करें कि 1 किलो राइस के बदले में कितने व्हीट दिए जाए या 1 किलो व्हीट के बदले में कितने राइस दिए जाए। एक कॉमन यूनिट इनके बीच में नहीं है, और इसी के कारण क्या होता है, एक ना एक व्यक्ति को, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो दूसरी वस्तु को लेने में लॉस में रहेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी वो दूसरे व्यक्ति की वस्तु को लेने में प्रॉफिट में रहेगा। तो उसके क्या होता है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू से मीन हो गया कि किसी पर्टिकुलर यूनिट्स की कमी के कारण हम उस कॉमोडिटी की वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई। Barter system can work with few commodities in the primitive society। प्रिमिटिव सोसाइटी यानी प्राचीन काल में हम इस सिस्टम को चला सकते थे, क्योंकि उस समय हमारी वॉन्ट्स भी कम थी और गुड्स और कॉमोडिटी भी लिमिटेड थी। लेकिन मॉडर्न टेक्निक में या मॉडर्न युग में हम इसको नहीं कर सकते। हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द मॉडर्न इकोनॉमी वेयर वी नीड मिलियंस ऑफ द एक्सचेंज रेशो फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आज के समय में बहुत सारी चीजों की हमें आवश्यकता होती है। यदि मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा, हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे और हम उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर। थर्ड वन, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फ्यूचर पेमेंट। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब अब फ्यूचर पेमेंट भी हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। जब कॉमोडिटी के बदले में हम कॉमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे तो फ्यूचर पेमेंट में भी हमें प्रॉब्लम आएगी। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यदि हम एक वस्तु आज दे देते हैं, सपोज किसी ने हमें 1 किलो एप्पल दिए हैं, 1 kg एप्पल्स दिए हैं, और 6 महीने बाद हमें लौटाने हैं उसको, तो क्या फ्यूचर में हम सेम क्वालिटी के एप्पल्स उसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। या तो हम उसको कंज्यूम कर लेंगे, यदि हम उसको स्टोर करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, सेम क्वालिटी के उसको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि एप्पल्स जिस क्वांटिटी में, जिस क्वालिटी में हमने 6 महीने पहले लिए, सपोज हमें 6 महीने बाद रिपे करना है इसको, तो 6 महीने पहले हमने जिस क्वालिटी में उस वस्तु को लिया है, हम 6 महीने बाद सेम क्वालिटी में उसको लौटा दे। क्लियर। इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या करती है कि प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू बन जाती है। जैसे सपोज वीट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। वीट की एक बोरी परचेज की गई 1000 रुपए में, ठीक है, और इस टाइम उसकी वैल्यू कितनी है, हम मनी में इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल एक सपोज कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए की है। और 6 महीने बाद यदि वो वीट लौटाता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1200 रुपए। तो एक व्यक्ति को तो इसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 200, एक व्यक्ति को। यानी लेने वाले और देने वाले, उसमें से एक व्यक्ति को इसमें से लॉस होगा और एक को प्रॉफिट होगा। यानी सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी या सेम मनी वैल्यू में हम उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम थी। देख लेते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन मैंने बताया था आपको, बोरोवर्स मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ एग्जैक्टली सेम क्वालिटी। यानी बोरोवर्स, जो पैसा उधार नहीं, जो गुड्स उधार लेता है उसको सेम क्वालिटी में जरूरी नहीं उसको रीपेमेंट कर दे। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि एग्जैक्टली सेम क्वालिटी में एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट रहे। क्लियर। सेकंड वन हुआ, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कॉमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर द रीपेमेंट। रीपेमेंट के समय में उनके कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। वो कह सकते हैं हमने इस क्वालिटी की आपको ये वस्तु नहीं दी थी, हमने तो उससे बेस्ट दी थी। उसके कारण तीसरा पॉइंट बन जाता है आपका, द कॉमोडिटी टू बी रिपेड में लॉस, लॉस भी हो सकता है उसे पेड करते हुए और गेन भी हो सकता है, इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट। So it is very difficult to make deferred payment in the form of the goods। क्लियर हो गया। यानी डेफर्ड पेमेंट में दो प्रॉब्लम्स बनी है। सबसे पहले कि वो एग्जैक्टली सेम क्वालिटी की नहीं होगी, दूसरा जब उसका रीपेमेंट करेंगे तो वो लॉस और गेन में जा सकता है। क्लियर। लास्ट वन, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू को स्टोर कर नहीं रख सकते हैं।
जिस तरह से हम मनी को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्या हम गुड्स को इसी सेम क्वांटिटी में, सेम क्वालिटी में स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज, सबसे पहले जो हमारी गुड्स होते हैं, जैसे हमारा व्हीट हो गया, या आपके वेजिटेबल्स हो गए, या फ्रूट्स हो गए, क्या आप उसको 6 महीने, 1 साल रख सकते हैं? यदि रखेंगे भी तो वो सड़ जाएंगे, नहीं कर सकते ना स्टॉक। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक wheats, राइस, वेजिटेबल डू नॉट possess ड्यूरेबिलिटी एज देयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ डिक्लाइन हो जाती है। डिटीरियोरेट्स मतलब डिक्लाइन हो जाती है उसकी क्वालिटी, वेजिटेबल की क्वालिटी, फ्रूट्स की क्वालिटी। व्हीट भी यदि हम रखते हैं 1 साल के लिए, यदि उन्हें केयरफुली नहीं रखा गया, उसमें मेडिसिन नहीं रखी गई, या उसको मॉइस्चर से हटाकर नहीं रखा गया, तो उसमें भी क्या होते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड हो जाती है। क्लियर हुआ? एंड स्टोर ऑफ द गुड रिक्वायर टाइम एंड द एफर्ट, और उसके लिए टाइम और एफर्ट्स की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें कीटनाशक डालने पड़ते हैं कि जिससे कि उसमें कीड़े ना लग जाए या वो सड़ ना जाए। वीट का एग्जाम्पल लेते हैं, या वेजिटेबल या राइस या कोई भी चीज हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, टाइम लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसको सेव कर सके। लेकिन फिर भी हम उसको लंबे समय तक सेव नहीं कर सकते। ठीक है? एज अ रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज टू स्टोर द अर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इसलिए हम गुड्स को लॉन्ग टाइम तक सेव नहीं कर सकते हैं। इन सभी डिफिकल्टीज को देखते हुए जो बार्टर सिस्टम था उसको एक्सचेंज कर दिया गया, किसमें? मॉनेटरी सिस्टम में। विद सो मैनी डिफिकल्टीज बार्टर एक्सचेंज कुड नॉट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी बार्टर सिस्टम को, इन्हीं कमियों को देखते हुए बार्टर सिस्टम को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सका। एज अ रिजल्ट इट वाज रिप्लेस्ड बाय मॉनेटरी एक्सचेंज, इसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे? मॉनेटरी एक्सचेंज से। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ द मनी, और मनी की हेल्प से गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया गया और सेल किया गया। किस कारण से? सबसे पहले हमने देखा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होता है, उसमें 4 लिमिटेशन देखी। उन चारों लिमिटेशन को बहुत लंबे समय तक वो नहीं चल पाए। उन्हीं लिमिटेशन मतलब उन्हीं कमियों के कारण बार्टर सिस्टम हमारा लंबे समय तक नहीं चल पाया। उसके कारण हमारा क्या आया? हमारा मॉनेटरी एक्सचेंज। मीन जितना भी गुड्स और सर्विस परचेज करते थे, सेल करते थे, उसे मनी की टर्म से या मनी की हेल्प से करते थे। किस कारण से? क्योंकि बार्टर सिस्टम बहुत समय तक हमारी इकोनॉमी में नहीं चल पाया। Clear? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. In the next video, we will cover the topic. Till then, happy learning.